हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 1 के बारे में। तो लेसन नंबर 1 जिसमें मैं डिस्कस करना था कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम आती है उसको हम इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट करते हैं। और ये वीडियो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम वो सारे सेक्शंस पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं या फिर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम बिजनेस एंड प्रोफेशन को ट्रीट करते हैं। यानी कि जो अलग टर्मिनोलॉजी है बिजनेस की या फिर प्रोफेशन की, उसको किस सेक्शन में और कैसे ट्रीट किया जाएगा वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग क्या आती है कि जनरल प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि वो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए टैक्स चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस से आया हो चाहे वो प्रोफेशन से आया हो। इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द एक्सेसी, यानी कि जो भी ओनर है या फिर जो भी इनकम टैक्स पेयर है वही पर्सन बिजनेस या फिर वो प्रोफेशन कर रहा हो। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जिसका वो बिजनेस होगा, जिसका वो प्रोफेशन होगा, यानी कि जो जिसके पास ओनरशिप होगी उस बिजनेस की और उस प्रोफेशन की, वही तो इनकम टैक्स पे करेगा। तो वो एक्सेसी होना चाहिए। ये होता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एग्रीगेट प्रॉफिट्स ऑफ ऑल बिजनेसेस ऑफ एन एक्सेसी टू बी टैक्स्ड। इसका मतलब जो भी एग्रीगेट प्रॉफिट बनेगा ना सारे बिजनेस का, अब हो सकता है भाई एक जो इंडिविजुअल है वो एक से ज्यादा बिजनेस रन कर रहा हो, तो उसके बिजनेस से आए हुए सारे प्रॉफिट्स का हम एग्रीगेट करेंगे और फिर उन सब पे टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे, सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। जो भी उसका स्पेकुलेशन बिजनेस है उसकी कैलकुलेशन, यानी कि उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम सेपरेट तरीके से करेंगे, यानी कि अलग तरीके से करेंगे। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर हमने कोई बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है, वो क्लोज कर दिया है, तो हम उसके एसेट्स को सेल करेंगे, तो हम उस पे भी प्रॉफिट देखेंगे कि अगर कुछ ऐसे एसेट्स थे जिनको बेचने पे प्रॉफिट मिला है तो उस प्रॉफिट के अंदर भी हम टैक्स लगाया जाएगा। तो उसको भी हम यहाँ पे नजर में जरूर रखेंगे कि उन सेल ऑफ एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट यहाँ पे किया गया है बिजनेस के क्लोजर पे। तो ये हो गए 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बिजनेस टू बी कैरीड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अब ये कैसे देखेंगे, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को जब मैं इनकम टैक्स सीरीज को पढ़ा रहा था उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझाया था कि असेसमेंट ईयर अलग होता है और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर वो अलग होता है। यानी कि हम असेसमेंट ईयर उसको मानते हैं जब हम इनकम टैक्स भर रहे होते हैं, यानी कि जब हम इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अर्निंग की बात करते हैं वो होता है उससे एक साल पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन 25-26 में इनकम टैक्स भर रहा है या फिर आईटीआर फाइल कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है ना वो 25-26 में नहीं हुई है, उसकी इनकम कब हुई है, 24-25 में। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी बिजनेस की इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भर रहा है, तो वो इसका बिजनेस एक साल पहले से यानी कि प्रीवियस ईयर से चलता हुआ होना चाहिए, वरना वो टैक्स किस चीज का भरेगा। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहाँ पे लिखी भी गई है कि बिजनेस टू बी कैरीड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसके बाद हमारे पास 6th पॉइंट क्या आता है, बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, यानी कि बेनिफिशियल ओनरशिप होनी चाहिए, यानी एक तरह से प्रॉफिट तो होगा जब तो टैक्स भरेगा, तो बेनिफिशियल ओनरशिप होनी चाहिए। इसके बाद 7th पॉइंट क्या आता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स। भाई फ्यूचर प्रॉफिट्स को लेके कोई पर्सन जो है बिजनेस को रन करता है तो फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। एंड 8th पॉइंट क्या आएगा, टू फॉलो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो भी कॉमर्स के लिए या फिर जो भी बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो उस बिजनेस को फुलफिल करने होंगे। यानी कि बिजनेस जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल दायरे के अंदर चलाया जाना चाहिए। तो वो ये पॉइंट हमें समझाते
आता है। इसके बाद 9th पॉइंट क्या होता है, 9th पॉइंट है सिंगल ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे। और 10th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लॉस और डिडक्शंस अलाउड प्रायर टू प्रीवियस ईयर। और जो भी लॉस और डिडक्शंस है वो प्रीवियस ईयर से पहले ही लगा दी जाएंगे। तो लॉस और डिडक्शन का यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से हमें यहाँ पे लॉस हुए हैं और डिडक्शंस हमें अलाउड किए गए हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 10 पॉइंट जो है ना वो क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग टैक्स। यानी कि इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक बिजनेस के ऊपर टैक्स लगाते हैं, बिजनेस के ऊपर हो चाहे वो प्रोफेशन के ऊपर हो। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो डील करते हैं बिजनेस की अलग अलग टर्मिनोलॉजी से। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या आता है, चैप्टर 28, जहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट। यानी कि पेमेंट करने के जो अच्छे तरीके होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट देखेंगे हम, यानी कि सिद्धांत पेमेंट करने के। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। 28 में हम ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर 29 कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, यानी कि चैप्टर 29 में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक हम बिजनेस की इनकम की कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे। तो वो चीज है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम। चैप्टर 30 बिल्डिंग यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि यहाँ पे हम बिजनेस के उस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे या फिर ऑफिस के बारे में बात करेंगे जहां से वो बिजनेस रन किया जाता है, जहां पे वो बिजनेस चलाया जाता है। इसके बाद चैप्टर 31 यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो भी हम प्लांट और मशीनरी यूज कर रहे हैं, फर्नीचर यूज कर रहे हैं और फिक्सर्स यूज कर रहे हैं, वो सब चैप्टर 31 का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। इसके बाद क्या आता है चैप्टर 32, इसमें हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। हम सबको पता है जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिशिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट को यूज करते चलते हैं तो उनकी वैल्यूज कम होती चली जाती है और उसी वैल्यू की गिरावट को ना हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब अपने फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन का एक रिजर्व बना के चलते हैं, एक प्रोविजन बना के चलते हैं कि जब भी उन्हें अपनी पुरानी मशीनरी, पुरानी बिल्डिंग, पुराने इक्विपमेंट्स जब भी बदलने होंगे तो वो उस प्रोविजन को यूज करके उसे रिप्लेस कर लेंगे। तो वही सेम चीज है। तो चैप्टर 32 यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। इसके बाद चैप्टर 32 AC, अब इनके पार्ट्स चालू हो गए। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ये डील करता है कि भाई अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हो नए प्लांट को लेके, मशीनरी को लेके, उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 32 AC के अंदर। फिर क्या आएगा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। जो सेक्शन 35 है वो डील किससे करेगा, साइंटिफिक रिसर्च से, ये है। इसके बाद डिडक्शन ऑफ वेट फ्रॉम सेक्शन 35 टू AA नेशनल लेबोरेटरीज एंड अदर्स। तो ये हमारा सब कुछ सेक्शन 35 के अंदर आता है, जहां पे हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। यानी कि एक तरह से कोई भी चीज जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो इसका पार्ट बनेगा। और बाकी तो हम इसको डीप में समझेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन सेक्शन के अंदर हम कौन कौन सी चीजें मेनली डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन 35 का जो पार्ट है 2AB, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल एक्सेसर्स एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च। तो ये भी मेनली चीजें डील करेंगे, ये सब उनके पार्ट्स ही हैं, तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर क्या आएगा सेक्शन 35 AD, ये देखेंगे सर्टेन, यहाँ पे हम देखेंगे सर्टेन बिजनेस इंटरप्शंस को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बिजनेस में रुकावटें डालती है। तो सर्टेन बिजनेस इंटरप्शंस, उसको हम देखेंगे सेक्शन 35 AD के अंदर। फिर सेक्शन 35 CCA, ये क्या देखेगा, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्कीम। यानी कि यहाँ पे हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट को लेके अलग स्कीम्स यहाँ पे दी जाती है। कई बार तो आपने भी देखा होगा कि जो बिजनेस को ना छूट मिलती है अगर बिजनेस जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है, रूरल एरियाज में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज आए, लोगों को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ऐसे केसेस में ना तो जो भी पर्सन या फिर जो भी इन्वेस्टर्स अपना बिजनेस रूरल एरियाज में स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत या तो उन्हें टैक्स में रिबेट देती है या फिर उन्हें सब्सिडीज देना शुरू कर देती है। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सेक्शन 35 CCA, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्कीम। फिर क्या आएगा सेक्शन 35 CCC, इसमें क्या है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री
एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एक्सपेंडिचर के बारे में कि कैसे हम जो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सिर्फ यानी कि लोकल फार्मिंग के जरिए होती है, कमर्शियल लेवल पे भी होती है, तो वहां पे भी एज अ लोग बिजनेस की तरह जो है ना एग्रीकल्चर को परस्यू करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 35 CCD स्किल्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसकी बात करेंगे सेक्शन 35 CCD के अंदर। और फिर चैप्टर 35D, यहाँ पे हम देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ अपफ्रंट एक्सपेंसेस, यानी कि अपफ्रंट एक्सपेंसेस को लेके डेप्रिसिएशन किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। फिर चैप्टर 35 DDA इसी का पार्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ VRS। इसे ध्यान रखना, अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। देखो VRS का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और जो ये है ना डेप्रिसिएशन, इसको हम यहाँ पे अमोर्टाइजेशन बोल के भी चलते हैं। तो जब आप इसको डीप में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अमोर्टाइजेशन वर्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि जनरली हम डेप्रिसिएशन वर्ड जो है ना यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कुछ सॉफ्ट एसेट्स के बारे में, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, तो ऐसे केस में ना हम अमोर्टाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? चैप्टर 36 एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 37(1)(a) परमिटेड, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेक्शन 37(1)(a) के अंदर कौन सा एग्जम्पशन हमें मिलता है वो। इसके बाद क्या आता है? अच्छा, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 37(1). इसके बाद सेक्शन 40(a)(2), यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्संस विद रिजर्व, यानी कि पेमेंट टू किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अगर हमें पेमेंट करनी है विद रिजर्व की हेल्प से, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं सेक्शन 40(a)(2) के अंदर। सेक्शन 40(a)(3) पेमेंट बाय मींस अदर देन चेक्स, ठीक है, मतलब हमने पेमेंट तो करी लेकिन हमने चेक यूज नहीं किया, पेबल ऑन अकाउंट। इसके बाद सेक्शन 40(a)(7) टिपिंग नॉट अलाउड, ये हम देखेंगे। सेक्शन 40(a)(9) यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कंट्रीब्यूशन टू अनलॉफुल इनकम, यानी कंट्रीब्यूशन तो हुई है लेकिन कैसी इनकम है वो? अनलॉफुल इनकम के लिए, तो वो हम पढ़ेंगे 40(a)(9) के अंदर। और 14(a)(13) इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? नो डिडक्शंस फॉर लॉस ऑफ बिजनेस नोट्स, यानी कि कुछ नुकसान हुए उसको लेके किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिला, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम सेक्शन 14(a)(13) के अंदर। और सेक्शन 41 इसको इसके अंदर क्या देखेंगे? ट्रीटमेंट एज इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है अलग चीजों की, वो सब हमारा किसका पार्ट है? सेक्शन 41 का, ठीक है। तो ये तो कुछ सेक्शंस हुए, कुछ ही बाकी हैं, ठीक है। तो अभी आपको कहीं नहीं जाना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन इरेज करना होगा, तो पहले आप यहाँ तक आपको जो भी उतारना उतार सकते हो मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ और सेक्शंस जो कि हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जो हम यूज करते हैं बिजनेस के केस में या फिर प्रोफेशन के केस में, ठीक है। तो पहले यहाँ तक का उतार लो आप लोगों को जो भी उतारना है। चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं बाकी बचे हुए सेक्शंस। तो सेक्शन 41 तक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां पे हमने ट्रीटमेंट एज इनकम टैक्स के बारे में बात की थी। अब समझते हैं अलग अलग सेक्शंस को। पहले समझते हैं सेक्शन 43 के पार्ट 1 को, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल पेमेंट को, कि एक्चुअल पेमेंट होता क्या है। इसके बाद सेक्शन 43 का जो बी है ना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे सर्टेन डिडक्शंस बेस्ड ऑन एक्चुअल पेमेंट, कि एक्चुअल पेमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस कौन कौन से दिए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 43AA, इसे हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे पास उससे रिलेटेड हम टैक्सेशन के बारे में कैसे डील करते हैं। और इसके अलावा ट्रांजैक्शंस जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है उसके टैक्सेशन को समझेंगे कहां पे? सेक्शन 43AA में। इसके बाद सेक्शन 43CA, इसे बात करेंगे इंक्लूडिंग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है, उसको हम कहां पे समझेंगे? सेक्शन 43CA के अंदर, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो उनकी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे सेक्शन 43 में देखेंगे, वो भी सीए वाले पार्ट में। सेक्शन 43CB में क्या देखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। हम सब जानते हैं जो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करते हैं। फिर जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मकान बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या फिर कोई बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उसके बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो भी एक तरह से क्या मानी जाती है? बिजनेस इनकम मानी जाती है। और उस बिजनेस इनकम को कहाँ पे देखते हैं? सेक्शन 43CB में, जहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ उस इनकम की जो या तो कंस्ट्रक्शन के जरिए आई है या फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आई है। इसके बाद सेक्शन 44AA, यहाँ पे हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
यानी कि जो अकाउंट्स की बुक है जहां पे हम सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उससे डील करेंगे सेक्शन 44 ए के अंदर, और सेक्शन 44 ए बी के अंदर बात करेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। हम सब जानते हैं जो सीए है उसका मेन काम क्या होता है, अकाउंट्स को ऑडिट करना, यानी कि अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है उसको चेक करना कि वो सही तरीके से हुई है, लॉफुल है या नहीं है, क्या कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, या फिर कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा कंपनी के अंदर। वो सब काम कौन करते हैं, ऑडिटर्स करते हैं, यानी कि अकाउंट्स को प्रॉपर चेक करने का काम को क्या बोलते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। वो उसकी बात हम करते हैं सेक्शन 44 ए बी के अंदर। और लास्ट सेक्शन है जो हमें सेक्टर में डिस्कस करना है वो क्या है, सेक्शन 44 ए डी या फिर ए और एडीए। वो कौन सा है, बिजनेस इनकम, कि बिजनेस इनकम से रिलेटेड जो भी बात करते हैं ना वो करते हैं इसके अंदर, सेक्शन 44 एडी के अंदर, एई के अंदर और एडीए के अंदर। तो ये सब अलग अलग सेक्शंस हैं जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में यूज करने हैं, जहां पे हम बात करते हैं बिजनेस की वो सारी इनकम्स के बारे में, सारी ट्रांजैक्शन के बारे में जो बिजनेस से आई है या फिर प्रोफेशन से आई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं पर बिजनेस के टाइप्स नहीं होते, यानी कि बिजनेस बहुत से प्रकार के हैं, सर्विसेज बहुत सी प्रकार की है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी तरीके की होती है, सेम ऐसे ही प्रोफेशन बहुत सारे तरीकों के हैं। तो जिसकी वजह से हमें इतने सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं सिर्फ बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और आपको ये सेक्शंस याद होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस चीज से डील करता है। तो वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सारे याद भी याद करने पड़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो सेक्शंस के नाम भी पूछ ले आप लोगों से, ठीक है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।